स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल योगेंद्र क्लासेस जमुना में। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की भूगोल का खंड ब भारत लोग और अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मानव बस्तियाँ, इस चैप्टर को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स इस चैप्टर के पहले के जो चैप्टर थे उन सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने चैप्टर वाइज बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है मानव बस्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, अगर हम फ्रेंड्स बस्ती की बात करें तो बस्ती वह होती है जो लोगों द्वारा बसाई जाती है, जहाँ पर लोग रहते हैं और अपना जो है तो जीवन यापन के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उसको बस्ती बोलते हैं। यहाँ पर देखते हैं मानव बस्ती क्या होती है। तो मानव बस्तियाँ किसी भी प्रकार व आकार के आवासों का समूह होती है। मानव बस्तियाँ क्या होती हैं? किसी भी प्रकार या आकार के आवासों का समूह होती है जहाँ लोग रहते हैं और अपने लिए घर बनाते हैं। ये बस्तियाँ जीवन यापन के लिए आधार प्रदान करती हैं। ये बस्तियाँ जो है दो प्रकार की होती हैं, एक है नगरीय बस्तियाँ और दूसरा है ग्रामीण बस्तियाँ। ठीक है, नगरीय बस्तियाँ जो होती हैं वो ऐसी बस्तियाँ होती हैं जहाँ के लोग व्यापार करते हैं जीवन यापन के लिए या उद्योगों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, या कि नौकरी वगैरह पे उनका पेशा होता है। ठीक है, और ग्रामीण बस्तियाँ वे बस्तियाँ होती हैं जहाँ की जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी कम होता है और यहाँ के लोग जीवन यापन के लिए कृषि पर, मत्स्य पालन पर, पशुपालन पर जो है निर्भर होते हैं। ठीक है, जीवन यापन के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रामीण बस्ती क्या होती है। तो विरल रूप से यानी कि दूर दूर बसी हुई छोटी बस्ती है। ठीक है, क्या है ग्रामीण बस्ती? विरल रूप से दूर दूर बसी हुई एक छोटी बस्ती है जहाँ के लोग कृषि तथा जहाँ के लोग कृषि करते हैं व अन्य प्राथमिक कार्य करते हैं। ठीक है, और अपनी जो है विशिष्टता को वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो है तो प्राथमिक कार्य भी करते हैं, कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन करते हैं और अपनी जो है तो एक विशेष प्रकार की पहचान रखते हैं। ये बस्तियां शहरी क्षेत्र से बाहर स्थापित होती हैं, मतलब ये शहर में स्थापित नहीं होती हैं, शहर से दूर स्थापित होती हैं जहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं और मत्स्य पालन जैसे कार्य में लगे होते हैं। ठीक है, ये इन कार्यों को करने के बाद पैसे प्राप्त होते हैं इनको और फिर उनसे वो अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इन बस्तियों की जो विशेषता है वह है कि यहाँ कम जनसंख्या होती है तथा कम जनसंख्या घनत्व भी होता है यहाँ का, तथा जो घर होते हैं लोगों के वो दूर दूर आपस में क्या है घर दूर दूर बने होते हैं और इन्हें ही जो है तो ग्रामीण बस्ती कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गैरीसन नगर किसे कहते हैं। गैरीसन नगर फ्रेंड्स, गैरीसन नगर एक प्रकार के सैनिक नगर होते हैं। मतलब इस नगर में सैनिक रहते हैं, उनको प्रशिक्षण करवाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको रहने के लिए आवास प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स इस प्रकार के नगरों का निर्माण अंग्रेजी शासकों ने करवाया था। ठीक है, इन नगरों में सैनिकों को जो है तो अभ्यास कराया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके लिए आवास उपलब्ध कराया जाता था, कार्यालय होते थे, उनके ऑफिस होते थे तथा सेवा संबंधी कार्य वहाँ पे किए जाते थे। गैरीसन नगर का प्रमुख उद्देश्य था कि सैनिकों की ज़रूरतों को पूरा करना। इन्हें छावनी भी कहते हैं। गैरीसन नगर को क्या कहते हैं? छावनी भी कहते हैं। जैसे अम्बाला छावनी, जलंधर छावनी, मेरठ, फिरोजपुर, महू, बबीना आदि प्रकार के जो है तो नगरों के उदाहरण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4,
भारत की नगरीय बस्तियों की कोई दो विशेषताएं बताइए। भारत की जो नगरीय बस्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उनकी जो विशेषताएं होती हैं उसको बताना है। भारत की नगरीय बस्तियों की विशेषताएं निम्न हैं। जैसे यह बस्तियां अपेक्षाकृत बड़ी होती है, क्योंकि जो नगर की बस्ती होती है वो बड़ी होती है, और ये बस्तियां जो है तो सड़कों के किनारे स्थापित होती है, और ये बस्तियां जो है तो जीवन यापन के लिए व्यापार या उद्योगों पर निर्भर होती है। ये बस्तियों में जो लोग होते हैं वो द्वितीयक एवं तृतीयक कार्य में लगे होते हैं। द्वितीयक कार्य का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जैसे आप कोई भी वस्तु का निर्माण करें, कोई भी प्रकृति से प्राप्त कोई भी वस्तु है उसको आप उपयोगी और मूल्यवान बना दें, ठीक है, उनका रूप परिवर्तित कर दे, तो वो द्वितीयक कार्य है। जैसे अगर शहरों में उद्योग लगा है कोई, तो उद्योग का प्रमुख कार्य होता है वस्तुओं का निर्माण करना, ठीक है। और तृतीयक कार्य वो कार्य होता है जिसमें वस्तु निर्मित जो वस्तु है उसको जो है मार्केट में ले जाकर बेचना या सेवा प्रदान करना ही तृतीयक कार्य। मतलब वहाँ के लोग नौकरी करते हैं यानी सेवा देते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब तृतीयक कार्य में लगे होते हैं, ठीक है। आगे है, इन बस्तियों में जीवन का जो ढंग है वो जटिल होता है, ठीक है। मतलब हर कोई जो है बस्तियों में अपना जीवन नहीं बिता सकता, ठीक है। और वो नगरीय बस्तियों के लोगों का जो जीवन होता है वह तेजी से विकसित होता है, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। भारत में कब हुई थी स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत? तो 25 जून 2015 को हुई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि शहरों को बढ़ावा देना था, ठीक है। शहर के नागरिकों का जीवन स्तर जिसके कारण बेहतर हो सके, इसलिए जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था कि शहर के जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को जो है तो बढ़ावा मिल सके, उनका जीवन स्तर अच्छा बन सके, बेहतर बन सके, ठीक है। इसीलिए वो क्या किया था कि शहरों की साफ सफाई करवाना, ठीक है, और पर्यावरण को बढ़िया से बनाए रखना इसका उद्देश्य था। इसके अलावा मिश्रित भूमि का उपयोग कर जो थी उसको बढ़ावा देना, मिश्रित भूमि के उपयोग को बढ़ावा देना था, तथा सभी लोगों के लिए आवास के अवसरों का भी विस्तार करना था। उसके अलावा जो है तो स्मार्ट सिटी में भीड़ भाड़, वायु प्रदूषण और संसाधन की कमी को दूर करना था। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना था। यह एवं विभिन्न प्रकार के परिवहन के विकल्पों को भी जो है तो वहाँ बढ़ावा देना था, ठीक है, ताकि जो है तो स्मार्ट सिटी का विकास हो, शहरों को बढ़ावा मिल सके और वहाँ के जो लोग हैं उनके जीवन स्तर अच्छा हो सके, ठीक है। यही इसका प्रमुख उद्देश्य था स्मार्ट सिटी मिशन का, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं फ्रेंड्स, गुच्छित बस्तियाँ क्या होती हैं। गुच्छित बस्तियाँ उपजाऊ मैदानों या नदी घाटियों में पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बस्तियों के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि होता है। इनका धंधा कृषि होता है, मत्स्य पालन होता है, ठीक है। वो कृषि करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं और पशुपालन करते हैं, और उनसे प्राप्त पैसे से अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार के बस्तियों में जो खेत का जो आकार होता है वह छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, और जो मकान होते हैं वह एक दूसरे से सट कर बने होते हैं, ठीक है। और वो इतने सटे होते हैं कि बस्तियों के लोग मतलब जो है तो पानी तक निकलने की व्यवस्था नहीं होती है, वो इतना सटे होते हैं घर, ठीक है। मकान का आकार बहुत छोटा होता है। ऐसी बस्तियों के लोग मिलजुल कर ही खेती करते हैं, ठीक है, जिसे साझा कृषि के नाम से जानते हैं। साझा कृषि वहीं की जाती है। इस प्रकार की बस्तियों में पानी निकालने की व्यवस्था नहीं होती है, जिस कारण गलियां बंद हो जाती हैं। इस बस्तियों की पर जो है तो मध्य भारत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में पाई जाएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पाई जाएगी? मध्य भारत में और उत्तर पूर्वी मध्य भारत में और पूर्वी राज्यों में, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में, मध्य भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की बस्तियां देखने को मिलेंगी, ठीक है।
उसके बाद अगला देखते हैं, एकाकी बस्ती किसे कहते हैं। ठीक है, तो बिखरी हुई बस्तियों को परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां कहते हैं। जो बिखरी हुई हैं, दूर दूर बिखरी हुई हैं। यह बस्तियां दूर वनों में पहाड़ झोपड़ियों के रूप में बनी होती हैं, पहाड़ियों में ढालों पर बनी होती हैं, खेतों में चारागाहों में बनी होती हैं। इस प्रकार की बस्तियां मेघालय, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला वाला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन नगर क्या होते हैं। प्राचीन यानी कि पुराने नगर। ऐसे नगर जिनका निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ था उनको प्राचीन नगर कहते हैं। ठीक है, इन नगरों में कुछ नगर हैं जैसे वाराणसी हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, प्रयागराज हो गया और मदुरई हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये सब प्राचीन नगर हैं, पुराने नगर हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषताएं बताइए। अर्धगुच्छित बस्तियां। ठीक है, अर्धगुच्छित बस्तियों को विखंडित बस्तियों के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विखंडित बस्ती के नाम से जाना जाता है। ये बस्तियों की जो विशेषताएं हैं वो निम्न हैं। जैसे इस प्रकार की बस्तियां एकाकी बस्ती में किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। ठीक है, वहीं पर अगर हम दूसरी विशेषता देखें, दूसरी विशेषता है किसी बड़े साहत गांव के पृथक्करण, यानी कि पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, या विखंडन का भी मतलब होता है अलग अलग, के कारण अर्धगुच्छित प्रतिरूप उभरते हैं। ठीक है, मतलब अर्धगुच्छित जो बस्तियां हैं वो बनती कैसे हैं, तो गांव के अलग होने से। ठीक है, कोई एक बड़ा गांव है और वो अलग अलग जगहों पर जो है गांव में ही अलग अलग दूरी बनाकर जो है तो जाकर बस जाएं लोग, उसको भी खंडन बस्ती बोलेंगे या कि अर्धगुच्छित बस्ती बोलेंगे। ठीक है, तीसरी जो विशेषता है वो देखते हैं, इन बस्तियों में ग्रामीण समाज एक या एक से अधिक वर्ग अपनी इच्छा से, या मान लो कोई मजबूरी हो गई उसके पास, तो उसके कारण वह क्या करता है कि गांव से कुछ दूरी बनाकर अपना घर रहने लगता है। मतलब जो है तो गांव से दूरी बनाकर अलग बस्ती बनाकर वो रहने लगता है, अलग घर बनाकर रहने लगता है। तो ऐसे ही इस प्रकार की बस्तियों का जन्म होता है। ठीक है, अगली जो विशेषता है वो है भूस्वामी जो होता है और समाज के जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो गांव के मध्य में रहते हैं। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो गांव के मध्य में रहते हैं, जबकि जो छोटे लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो गांव से बाहर आकर रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण अर्धगुच्छित बस्तियों का जन्म होता है। अगली विशेषता देखते हैं, इस प्रकार की बस्तियां गुजरात में, गुजरात के मैदान में, राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, नगरीय पूर्वा या पल्ली किसे कहते हैं। नगरीय पूर्वा ये जो है तो नगर में ही स्थापित होता है, या पल्ली उसी को बोलते हैं। ये जो नगर में स्थापित होता है यह जो है तो नगर में अधिवास की सबसे छोटी इकाई है, जो किसी सड़क के किनारे बनी होती है, जिस पर जो है तो कम लोगों की जो संख्या है वो 20 से 150 ही होती है। बहुत कम लोग बसे होते हैं ऐसे नगर में। ठीक है, ऐसे पल्ली में, यह किसी नगर के पास सड़क के किनारे उपबस्तियों के रूप में बनी होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।